तो हेलो गाइस, जैसा आपको पता है कि मैं सीजल 2022 से एज ए डब्ल्यू हूँ। 2021 में मैं डब्ल्यू सिलेक्टेड था। तो गाइस अब जब से लेकर अभी तक मैं वर्किंग हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल का समय हो गया। तो गाइस इस 2.5 साल में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है और ऑब्जर्व करी है। तो उसके बेस पे मैं अपना एक व्यू बताऊंगा कि एक्चुअल में जो डब्ल्यू की पोस्ट है उसमें क्या क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, चीज़ों को काफ़ी हाई बनाई जाती है। 1 लाख रुपए कमाओगे, 1.5 लाख रुपए कमाओगे, सबसे पावरफुल वाली जॉब है। तो गाइज ये चीज़ें ना सुनने में अच्छी लगती है, पर क्या एक्चुअली में जो चीज़ें बताई जाती है वो आपके साथ होगी या नहीं होगी, या मैं जो वो चीज़ फील कर पा रहा हूँ क्या नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइज मैं क्लियर बता रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को पसंद आते प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। और अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी मैं अब वीडियो इस पे अपलोड करता रहूँगा। और कुछ समय बाद मैं चलते डब्ल्यू का जो पेपर 3 है उसके बारे में मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगा और उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको कहीं से भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो के थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मैंने 2 बार गलते 150 प्लस लेकर आया हूँ, एक बार 165 भी थे। तो मेरे मार्क्स हमेशा पेपर 3 में अच्छे आए हैं और मैंने कोई कोर्स वोर्स नहीं लिया था। मैं आपको बताऊँगा किन बुकों को पढ़ना है, किस टॉपिक को कवर करना है, जिसके बेस पे आप अच्छा स्कोर ले आओगे कम टाइम में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे जो डब्ल्यू की बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इसके प्रोज है। तो सबसे पहले आपको पता है कि लेवल 8 की पोस्ट है, सीजल की कोई और पोस्ट नहीं है जो लेवल 8 की है। आप जैसे एंटर करोगे आप 4800 ग्रेड पे होगे, आप लेवल 8 पे होगे और गैजेटेड पोस्ट कहलाती है। कोई भी पोस्ट नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट आओगे 8 से 10 साल लग जाते हैं, आपको कहते हैं 4800 ग्रेड पे है, आपकी एंट्री सीधे यहीं पर है। दूसरा ये है कि 4 साल बाद जब 5400 ग्रेड पे हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, पर आपका जो ग्रेड पे वो बढ़ जाएगा 4 साल बाद। दूसरा ये है कि आपका जो इसमें है, जब आप ऑडिट पे जाओगे तो आपको टीएडीए मिलेगा। तो टीएडीए जो अभी का जो करंट चल रहा है वो 2250 चल रहा है, और 5400 ग्रेड पे होगा तब आपका 3000 से ज़्यादा हो जाता है। तो पर डे का ये आपको इतना क्लेम कर सकते हो। अब बात आती है कि इस जो जॉब की कि ये जो जॉब है, काफ़ी बोलते हैं कि हमें ऑडिट पे हमेशा रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो इसमें पोस्टिंग है आपकी हेडक्वार्टर भी होती है और चलते हैं आपकी फील्ड पे भी होती है। अगर आपका कोई सीरियस इशू है या कंसर्न है, आप डिपार्टमेंट को अपनी बात बताओगे, वो आपकी बात को कंसीडर करेंगे तो आपको हेडक्वार्टर भी दे देंगे। आप फील्ड पे नहीं जाओगे, अपने हेडक्वार्टर पे जाओ, सुबह जाओ शाम को आ जाओ एज इट इज। इन केस फील्ड पे जाओगे तो काफ़ी लोग बोलते हैं फील्ड पे जाएंगे 2-2 3-3 महीने जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम 10-15 दिन का होता है। अगर आप स्टेट ऑडिट में हो, आपका एजी ऑडिट है ना, जो आपका स्टेट कैडर आया है, उसमें क्या होगा, अपनी स्टेट पे रहोगे और मैक्स से मैक्स अगर अपनी स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट में रहोगे तो मुश्किल से मैं 10-15 दिन के अंदर आ जाओगे। अगर बाहर रहोगे तो आपका जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपको कहते वहाँ रहना पड़ेगा, वापस आ जाओ। तो अपनी स्टेट में रहोगे, उससे बाहर नहीं जाओगे। तो ये बात थी हमारी। तो इसमें दोनों टाइप का वर्क है, आपका हेडक्वार्टर वर्क भी है, फील्ड वर्क भी है। और जैसे डिपार्टमेंट में आप एंट्री करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑडिट लोकल लगेगा या बाहर लगेगा। जब से मैं हूँ अभी 2.5 साल की सर्विस में, ऑलमोस्ट मैं 2 बार बाहर गया हूँ, तब से मैं अपने लोकल में ही हूँ। मुझे क्या लगता है फील्ड मिली है और मैं हेडक्वार्टर चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह क्या है कि फील्ड में काम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर आपका जो हेडक्वार्टर में होता है काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो कहते हैं हेडक्वार्टर को प्रेफर कम करते हैं, फील्ड को चाहते हैं, और फिर उसका आप वहाँ पे टीएडीए भी बन जाता है। दूसरा क्या है कि इसमें आपके जैसे मैंने बताया कि 4 साल बाद आपका क्या बोलते हैं 5400 ग्रेड पे जाता है। उसके बाद आप लाइफ में 4 बार पेपर दे पाओगे इंक्रीमेंटल। ये कोई कहते हैं कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप दोगे तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। ऑलमोस्ट पूरे एनुअल में 12-13 हज़ार का सैलरी का फ़र्क आता है, और अगर महीने का देखें तो 2-3 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। उसके बाद इसमें मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है कि हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑडिट करने जाते हैं। तो अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होगी। आपको पता चलेगा एक्चुअल में जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होते हैं वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। रियलिटी कुछ होती है, और ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है वो अलग होता है। तो ये आपको, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि जो एक सिस्टम है ना, एक पूरी जो कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिपार्टमेंट में काम चलते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है।
उसके बाद जैसे मैंने बताया कि फील्ड है और हेडक्वार्टर है, तो मोनोटोनस है नहीं। अगर आप फील्ड में भी रहोगे तो ये भी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रीड आउट करनी होती है, तो आप मोनोटोनस नहीं हो सकते, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा, नो डाउट इस पोस्ट में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप जाओगे, आपकी बात की वैल्यू है, आपको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आप कहीं ऑडिट जा रहे हो एज ए CAG ऑडिटर, तो आपकी रिस्पेक्ट होती है, नो डाउट आपको रिस्पेक्ट होती है। कनेक्शन, अगर मैं बात करूँ कि कनेक्शन, तो गाइस जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, IAS IPS लोगों से भी मिलना पड़ेगा, और वहाँ पे जब बात करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशन है वो अच्छे होंगे, और इनकेस कभी प्रॉब्लम कोई दिक्कत आए तो वहाँ पे आप उस चीज़ का एज ए अपने जो रिलेशन का यूज़ कर सकते हो। लास्ट बात आई, अगर मैं अभी तक जो मैंने बताया तो लास्ट टाइम है कि इसमें क्या बोलते हैं फॉरेन पोस्टिंग होती है, परमानेंट नहीं होती, फॉरेन पोस्टिंग होती है। अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि फॉरेन पोस्टिंग होती है कि नहीं होती। उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है, एक बार आप सिलेक्ट हो रहे हो, जब आपको लगेगा कि आपको फॉरेन पोस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब डिपार्टमेंट जाओगे। तो इसमें फॉरेन पोस्टिंग होती है, क्योंकि देखो गाइज, CAG जो हमारी जो गवर्नमेंट है दूसरी गवर्नमेंट के साथ MOU करती है, और उसके बेस पे क्या होता है दूसरी कंट्री को गलते हैं, एक गलते अपने ऑफिस या अपने कंट्री का ऑडिट करवाना होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोगों को अपॉइंट करती है। तो जब आप वहाँ जाओगे, CAG को रिप्रेजेंट करोगे, तो वहाँ की आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी सर्विस मिलेगी, हर चीज़ें आपको बेस्ट मिलेगी, वहाँ की हर चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलेगी। और इसमें आपके एम्बेसी ऑडिट भी होते हैं, आपकी UN ऑडिट भी होते हैं, तो अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं, तो आप इसमें इस डिपार्टमेंट में आउटसाइड भी जाने का आपको मौका मिल सकता है। तो गाइस, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो इसके बेनिफिट्स बताए हैं, तो अब हम इसके कुछ नुकसान भी के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे आपको लगे कि इसके क्या नुकसान है। दूसरा, पहला क्या है कि जैसा आपने देखा स्टेट कैडर में आपके एक ऑडिट वाली है, एक अकाउंट वाली है। दूसरा आप क्या कहते हैं सेंटर। स्टेट कैडर में क्या है, आपको जो एक बार स्टेट मिल गया तो आप हमेशा उस स्टेट में रहोगे। अगर आपको अपना होम टाउन मिल गया तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि अपने होम टाउन में हमेशा रहोगे, जो आपका जहाँ पे घर है। दूसरा, अगर सेंटर कैडर में मिल गया, अगर मान लो कि आप कहीं दिल्ली में रहते हो और सेंटर कैडर कोई मिल गया दूसरा, तो उस सेंटर कैडर में 4-5 स्टेट होंगे, उस 4-5 स्टेट के अंदर आप रोटेट होगे। तो अगर दिल्ली से अगर आप आसपास का कोई आपको सेंटर कैडर मिल भी गया, तो ये तो रहेगा कि आप नॉर्थ बेल्ट में घूमते रहोगे, तो अपने घर पे आना जाना आपका लगा रहेगा। तो ये था हमारे ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का थोड़ा यहाँ पे इशू है। बाकी अगर आपको अपनी स्टेट मिल जाए तो इससे बेस्ट कुछ है नहीं, अपने स्टेट में लाइफ टाइम रहोगे, और क्या चाहिए। दूसरी, इस डिपार्टमेंट में जैसे मैंने बताया कि पहला 4 साल के बाद आपको कहते बाय डिफॉल्ट 5400 हो जाएगा, पर डिपार्टमेंट इसको कहते प्रमोशन कंसीडर नहीं करता, इसे हम NFU बोलते हैं। जो आपकी लाइफ में प्रमोशन मैक्सिमम 2 ही मिल पाएंगे, उससे कम रेयर ही मिल पाते हैं। पहला आपका AO से आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर या सीनियर अकाउंट ऑफिसर बनोगे, उसके बाद DAG बन जाओगे। मैक्सिमम अगर आपकी सही एज में जॉब लग गई तो आपको 2 आपकी प्रमोशन मिल जाएगी। बाकी उसके अलावा तो आपको बेनिफिट है, जैसे मैं बताया कि आप बाहर जा सकते हो, आपको एक इंक्रीमेंटल पेपर दे सकते हो, उसके थ्रू आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो तरीके बहुत है, पर आपका जो ऑफिशियल तरीका है ना, वो 2 ही तरीका है प्रमोशन का। तीसरी बात आई, जैसे काफी लोगों के दिमाग में रहता है SS को लेकर। तो गाइज, जब मैं भी तैयारी कर रहा था, काफी लोग बोलते हैं SS बहुत टफ होता है। भाई गाइज देखो, आप यहाँ से वहां तक पहुंचोगे ना, आप 15 लाख लोगों में से 8-9 हजार में सिलेक्ट होगे प्री में, तो वहीं पे आप 90% से आगे निकल जाओगे। तो वहां पे तो हम रैंक ला के आ रहे हैं, पर अब डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ रैंक वैंक का कोई इशू नहीं है। आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स में से आपको क्या करना है, बस 45 मार्क्स लाने UR को, और कैटेगरी वाले को 40 मार्क्स लाने। आप कितने मार्क्स आते हैं बस आपको क्वालिफाई कर, एक बार पेपर जो क्वालिफाई होगा, उसके बाद जो क्वालिफाई नहीं हो उसके एग्जाम देने। ये नहीं कि आपको दोबारा सारे पेपर देने, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको वही पेपर देने। तो ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले निकालने वाले एक बार में भी निकाल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस 2-3 अटेम्प्ट में सबके निकल जाते हैं, आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे। अब ये सोचो कि आप बिना पढ़े आप एग्जाम निकाल दो, तो ऐसा तो होगा नहीं, आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट के 15-20 दिन पढ़ भी लोगे ना तो हो जाएगा। इवन की गलती, जो डिपार्टमेंट में आपको कहते हैं प्रिपरेटरी लीव भी देते हैं, तो आपको 2 बार मौका मिलता है प्रिपरेटरी लीव, तो 15-15 दिन का आपको कहते हैं लीव भी मिलती है। तो इस लीव में भी आप पढ़ लोगे 15-15 दिन में आराम से हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट है।
दूसरा, थोड़ा इस डिपार्टमेंट में जो टॉपर की चॉइस नहीं होती डब्ल्यूओ को लेने की, वो यही है कि अनसर्टेनिटी अबाउट द वैकेंसी ऑफ स्टेट। स्टेट में जो अलग अलग, जैसे हम देखते हैं दूसरे वैकेंसी का, हर स्टेट का मेंशन रहता है, इस स्टेट में इतने आएंगे, इस स्टेट में। इसमें कोई चलते स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं होती, ओवरऑल वैकेंसी बताई जाती है। बस यही डाउट रहता है कि मान लो मैं जिस स्टेट में अप्लाई करने की सोच रहा हूँ और इस स्टेट में इनकेस वैकेंसी नहीं है, तो उस पर्सन को की रैंक अच्छी आकर वो उसको गलत अपना मनचाही चीज नहीं मिली, तभी लोग इसको प्रेफर कम करते हैं। बस यही रीजन है। अदरवाइज अगर ये स्टेट वाइज वैकेंसी पता बताने लग जाए तो आपको फिर इससे बेस्ट कोई जॉब है ही नहीं, इतना मैं कह रहा हूँ। दूसरा, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग को काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ियों को नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए सूट नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं लाइफ टाइम तक चलते मैं हेडक्वार्टर में रह के काट लूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, फील्ड पे जाओगे तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, लाइफ के कुछ टाइम तक तो ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और काफ़ी लोगों को ट्रैवलिंग करने में मज़ा आता है, तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग पे जाओगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को ऑडिट करने जाओगे, तो अलग अलग आप जाते रहोगे इधर से उधर, आपको कहीं ना कहीं जाता रहे। सबसे बड़ी बात, आप अगर आउटसाइड जाओगे तो आप फ्लाइट से जा सकते हो, वो भी इकोनॉमिक क्लास से। अगर लोकल है वहाँ पे ट्रेन जा रही है तो सेकंड एसी से जा सकते हो, तो फैसिलिटी आपको पूरी मिलेगी। पर अगर काफ़ी लोगों को ये होता है ना कि एक जगह काम करना, तो ये डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपको ऑडिट पे जाना पड़ेगा। तो ऑडिट पे जाने के लिए आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, तो ये है। हाँ, जो इस बार हमने 2026 में देखा है, सबसे जो मेन इशू है ना, वो लैंग्वेज के लेकर। काफ़ी लोगों के कमेंट बॉक्स में मेरे डाउट आ रहे हैं कि सर, जैसे मान लो कि वो एक जेन्युइन डाउट था कि मान लो कि मेरे स्टेट में कोई लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में ऑफिशियल काम नहीं होता, किसी दूसरी लैंग्वेज में ऑफिशियल होता है, तो लैंग्वेज कौन सी कंसिडर है? तो गाइस देखो, आपने अगर नोटिफिकेशन देखा होगा ना, उसमें यही लिखा हुआ है कि रीजनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि जो वहाँ की रीजन की लैंग्वेज है उसी में सारे काम होते होंगे। जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे क्या चलते हैं मोस्टली, जो उनकी लैंग्वेज कुछ और है, स्टेट लैंग्वेज, पर वहाँ की जो काम होता है ना, वो इंग्लिश में होता है। तो मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक चीज़ों को समझ पाया हूँ, तो यही है कि आपके जो 10th क्लास में पढ़ रखी है, या तो वो कहते हैं रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वो स्टेट लैंग्वेज, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में कंसिडर करें। अगर इन दोनों में लाई कर रही है तो आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल हो। तो गाइस, मैंने ना दोनों चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करा है और दोनों चीज़ें के बारे में बताने की कोशिश करा है। और ऐसे और वीडियो भी आती रहेगी। अगर अब जितना आप सपोर्ट दिखा रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसी वीडियो आती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और नोटिफिकेशन वाले बेल के आइकन को क्लिक नहीं कर रखा, तो उसको ऑन कर लो। नहीं तो आपको जो इम्पोर्टेंट जो मैसेज होगा, इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी, मिस आउट ना हो जाए। ताकि जो भी डब्ल्यू से रिलेटेड होगी ना इन्फॉर्मेशन, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और बस कनेक्ट होके रहो। अगर आपको कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। लगेगा अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मैं वहीं पे आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर लगेगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल की वही डाउट है, तो मैं उस पर एक डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बाकी बस चैनल से कनेक्ट रहो, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और जो भी डब्ल्यू की पेपर 3 की मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद में बनाऊंगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है, और थोड़ा टाइम बाद मैं उसके बारे में वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपको कहीं से भी कोई तैयारी नहीं करनी। जो मैंने बुक बताया, तो अगर अभी से करना चाहते हो तो बुक से कर लेना। अगर थोड़ा रुक सकते हो तो फिर मैं जो वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसको यूज़ कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।